हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे। रेलवे ज्ञान मंत्रालय यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम लोग आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 जो 2 मई और 6 मई को होने वाला है, उसके लिए जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं न्यूमेरिकल पोर्शंस के लिए, वो पढ़ रहे थे। पहली क्लास में हमने ऑलमोस्ट सभी फार्मूले देख लिए थे। उसमें से कुछ बच गए थे। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के सारे फार्मूले बचे हुए थे और कुछ मिक्स फार्मूले थे जिसको आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पर वैसे फार्मूले तो बहुत हैं। अगर आप पूरा बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से लिखेंगे तो 150-200 के ऊपर सारे फार्मूले हो जाएंगे, लेकिन उन सबका कोई मतलब है नहीं। मैं यहाँ पर वही क्वेश्चन, वही फार्मूले लिख रखे हैं, वही आपको बताऊंगा, जिससे कि आपके एग्जाम में 90 से 95% इवन 100% तक आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए आपको करंट मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब तक करंट फ्लो नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी का कोई मतलब ही नहीं होगा। इससे भी पहले करंट कैसे जनरेट होता है हम ये भी देखेंगे। थोड़ा सा बेसिक है, उसके बाद सारे फार्मूले पढ़ लेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने एक चीज बना रखा है। ये आपका क्या है, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये क्या है, ये जो बना रखा हूँ एक सिंबल जैसा है, पिक्टोरियल डायग्राम। ये क्या है, ये आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। यहाँ पर ये लोग आप जानते हैं क्या लगा रहता है, सेल लगा रहता है, या जिसे बैटरी भी बोलते हैं। इसका बड़ा वाला जो डंडा होता है उसे प्लस, छोटा जो पाई होता है उसे माइनस। ये मान लीजिए कोई स्विच है, इसके बीच में हमने मान लीजिए कोई प्रतिरोध लगा दिया, और एक क्या है, आपका बल्ब का सिंबल है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, पहले हम यही जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ भी नहीं होता है। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोल्ट, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, रजिस्टर, स्विच एंड along विथ बल्ब इज नोन एज आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट संयोजन क्या होता है, तो जिसमें आपका एक बैटरी हो, रजिस्टर हो, स्विच हो और कोई बल्ब हो, तो ये क्या सबको कंबाइंड मिला के आप देखेंगे तो होता है क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाता है आपका। ठीक है। चलिए, अगर अब आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप लोग जानते हैं कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो होता है, या तो बोले इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या चार्ज होता है, जिसे क्यू बोलते हैं। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में से चार्ज फ्लो होता है। और टिपिकली अगर अभी देखेंगे, बाद में पहले ऐसे मान लिया गया था कि जो फ्लो होता है करंट का, वो पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में जब और डेवलपमेंट हुआ और सारे रिसर्च हुए, तो पता चला जो आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है यानी करंट फ्लो होता है, वो एक्चुअली में निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है। लेकिन उस समय तक क्या थे, सारे फार्मूले डेवलप कर लिए गए थे और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही बना लिया गया था कि प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होता है, इसीलिए उसे भी आज तक हम लोग यूज कर रहे हैं, उसे चेंज नहीं किए। तो देखिए, बेसिकली इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या फ्लो होता है, आवेश फ्लो होता है। आवेश यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो होते हैं। आवेश दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। और इस केस में हम देखेंगे निगेटिव आवेश का फ्लो होता है, जिसे कि हम लोग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। अब पढ़ लेते हैं करंट क्या होता है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये जो यहाँ से चार्ज आवेश फ्लो होता है, इसी के फ्लो की दर को हम लोग करंट बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी करंट इक्वल टू, देखिए आई से डिनोट करते हैं, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी। ये आपको मालूम होना चाहिए। क्यू बाई टी आपको मालूम होना चाहिए कि करंट का फार्मूला क्या होता है। यहीं से फार्मूला स्टार्ट हो गया। करंट का फार्मूला क्या होता है, क्यू बाई टी, जहाँ क्यू क्या है आपका आवेश और टी क्या है समय। ठीक है। एकांक समय में जितना आवेश फ्लो होता है उसी को हम लोग करंट बोलते हैं। अब देखिए, आवेश का जो मात्रक होता है उसे जनरली कूलम्ब से डिनोट करते हैं और टी को सेकंड से। तो कूलम्ब पर सेकंड दिया रहेगा, या तो फिर आप लोग एम्पियर एम्पियर करते रहते हैं। ठीक है। तो करंट का मात्रक एम्पियर होता है या कूलम्ब पर सेकंड होता है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। विभव क्या होता है, एक्चुअली विभवांतर नहीं है, विभवांतर क्या होता है, दो वोल्टेज का अंतर होता है, तो इसे करेक्ट कर लेंगे, विभव हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस विभव क्या हो गया आपका, तो विभव होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी कि देखिए, अब यहाँ चार्ज अपने मन से थोड़ी फ्लो करेगा। अगर हम यहाँ पर कोई सेल नहीं लगाएंगे, मान लेते हैं कि सेल हटा के ऐसे हम कर देते हैं और यहाँ पर बल्ब लगा लेते हैं,
और इस पे कोई वोल्टेज हम अप्लाई कर ही नहीं रहे, कोई बैटरी नहीं लगा रहे, तो क्या अब चार्ज फ्लो होगा क्या? कुछ भी चार्ज फ्लो नहीं होगा, क्योंकि उसको धक्का देने के लिए कोई है ही नहीं। तो उसको ढकेलने के लिए, उसको एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कराने के लिए यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं? सेल लगा देते हैं। तो ये सेल क्या करता है? चार्ज को फ्लो करता है, फ्लो करने में मदद करता है, यानी चार्ज के ऊपर काम करता है या वर्क करता है। तो विभव क्या हो जाता है आपका? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी एकांक चार्ज को, एकांक आवेश को भेजने के लिए जितना वर्क डन करता है उसे ही विभव बोलते हैं, और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, आपको इतना पता होगा। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब नेक्स्ट आते हैं ओम्स लॉ पे। देखिए ओम्स लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ और जो यहाँ पर एक फार्मूला और लिख रखा हो, ये दोनों इंपॉर्टेंट, ये दोनों फार्मूले से भर भर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर हम ओम लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ बोलते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, आपका तापमान कांस्टेंट रहता है, जो करंट फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है। ठीक है, करंट फ्लो जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन जो डेफिनेशन है वो क्या है? करंट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। व्हेन यू रिमूव साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तो क्या हो जाएगा आपका? V इक्वल टू आई आर। ठीक है, यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है क्या? R, जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? आई आर। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस होता है जो कि करंट फ्लो का अपोज करता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है, उसे बोलते हैं क्या? रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए आपका जो रेजिस्टेंस होता है, ये जैसे मान लीजिए वायर है कोई, ठीक है, ये हमारा कोई वायर है, कॉपर का वायर है। अब मान लीजिए कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जितना लंबा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। उसके बाद किस पे निर्भर करता है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ठीक है, जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये क्या होता है? इसका एरिया, एरिया जो इधर वायर निकला रहता है ना, जो पहले तो प्लास्टिक वायर के ऊपर प्लास्टिक रहता है, वो नहीं, वो जो वायर निकला रहता है अंदर से, वो उसका एरिया। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो यहाँ पर एक रो आ जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। इसे क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? तो देखिए प्रतिरोध का मात्रक होता है क्या? ओम। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम मीटर, और ओम को कुछ ऐसे डिनोट करते हैं। तो आपको ये भी फार्मूला होना चाहिए। रेजिस्टेंस किस पे निर्भर करता है? उसके लंबाई पर, उसके एरिया पर और तापमान पर डिपेंड करता है, और साथ साथ ही मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। तो ये सारा बेसिक बेसिक फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। मैंने बताया करंट क्या होता है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी I इक्वल टू Q/T, जहां Q क्या है? आपका चार्ज है, आवेश है। उसके बाद विभव क्या होता है? तो अभी मैंने यहाँ पर समझाया कि इस चार्ज को धक्का देने के लिए किसी न किसी शक्ति की जरूरत पड़ती है, तो वो हम बैटरी से देते हैं, तो उसको धकेलता है, वही क्या हो गया? W/Q। उसके बाद ओम्स लॉ पढ़े। ओम्स लॉ इज करंट जो फ्लो होता है, फ्लो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो यहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो आपका आर आता है, आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसका मात्रक होता है ओम। और रेजिस्टेंस क्या होता है? जो करंट फ्लो को अपोज करता है। इसके बाद एक और हम जानते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। जब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको R इक्वल टू रो L/A आएगा। इस ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध हो जाता है रो, और इसका मात्रक ओम मीटर होता है। चलिए अब दो दो हम पढ़ेंगे क्या? एक प्रतिरोध का संयोजन और दूसरा किरचॉफ लॉ। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो प्रतिरोध संयोजन में दो होता है क्या? पहला सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला होता है आपका सीरीज श्रेणी श्रेणी संयोजन और दूसरा समांतर संयोजन।
देखिए श्रेणी संयोजन में कुछ ऐसा सर्किट डायग्राम दिखेगा, समांतर पैरेलल संयोजन में कुछ ऐसा डायग्राम आपको दिखेगा। अब बताते हैं दोनों में अंतर क्या है। श्रेणी संयोजन जो होता है वो क्या होता है, इंड टू इंड कनेक्शन होता है, ठीक है। प्रतिरोध का श्रेणी संयोजन जो होता है वो इंड टू इंड संयोजन होता है। जैसे मान लीजिए एक प्रतिरोध ए है, इसका एक इंड यहाँ पर है, तो इसी से दूसरे प्रतिरोध का इंड कनेक्ट हो जाएगा और फिर ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो देखिए क्या है, इंड टू इंड कनेक्शन है। इंड टू इंड कनेक्शन ऑफ प्रतिरोध है या रेजिस्टेंस है, तो इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पर देखिए मैंने क्या कर रखा है, एक बैटरी लगा रखा है, यहाँ पर करंट आई है, R1 R2 और आई है। अगर आप यहाँ से नोटिस करोगे, पहली बात मैं आपको बता चुका हूं, तो आप हमेशा करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव लोगे। ऐसा होता नहीं है लेकिन आप लोगे। करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगा। करंट आई फ्लो हो रहा है तो देखो जो करंट R1 में आएगा वही करंट R2 में भी जाएगा। जो करंट R1 में आएगा वही करंट R2 में भी जाएगा और यहाँ से फिर करंट निकल के बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पे चला जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर विभव क्या हो जाएगा, IR1, और यहाँ पर वोल्टेज कितना हो जाएगा, IR2। अभी हम पढ़े वोल्टेज इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो करंट है वो तो सेम है, करंट क्या है आपका सेम है, लेकिन वोल्टेज क्या है, डिफरेंस है। यहाँ पर V1 इक्वल टू I1 R1 है और यहाँ पर V2 इक्वल टू IR2 है। तो वोल्टेज डिफरेंस होता है, डिफरेंट वोल्टेज होता है लेकिन करंट सेम होता है। तो V1 इक्वल टू V2 करोगे तो आपका R इक्विवेलेंट निकल के आएगा R1 प्लस R2, ठीक है। यानी श्रेणी क्रम में आपका प्रतिरोध बहुत बढ़ जाता है। तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। यानी हम ये कह सकते हैं R इक्विवेलेंट जो होता है वो मैक्सिमम मैक्स रेजिस्टेंस होता है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये 5 ओम दिया है, ये 15 ओम दिया है, तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना, 15 ओम। तो देखिए जो 15 ओम आया है ये 5 से भी ज्यादा है और 15 से भी ज्यादा, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 20 ओम। तो ये 5 ओम से भी ज्यादा और 20 ओम 15 ओम से भी ज्यादा है, इसीलिए आर इक्विवेलेंट जो होगा वो सभी रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा। अब अगर एक चीज यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो आपका वोल्टेज यहाँ पर बढ़ जा रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ IR1 हो जा रहा है, यहाँ IR2 हो जा रहा है। तो अगर आप अपने उपकरण को श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे तो क्या होगा, दोनों को डिफरेंट वोल्टेज मिलने लगेगा। जैसे अपने घरों में सप्लाई होता है कितना, 220 वोल्ट का। तो अगर आप श्रेणी क्रम में सभी उपकरण को जोड़ दिए तो क्या होगा, किसी को वोल्टेज कम मिलेगा, किसी को वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, वो डिपेंड करेगा आर पे। तो क्या होगा, इससे आपके उपकरण जल भी सकते हैं। और अगर आप बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, जोड़ के देखना क्या होगा, वो प्रकाश ही नहीं करेगा या कम चमकेगा, कम प्रकाश देगा। उसका पीछे रीजन यही होता है कि वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। अब बात करते हैं पैरेलल संयोजन का। तो पैरेलल संयोजन देखो क्या होता है, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 है, तो इसका एक इंड इन दोनों का इधर जुड़ के डायरेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहेगा और इन दोनों का इंड जुड़ के डायरेक्ट निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहेगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो करंट I जो आ रहा है वो यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। पहला करंट I1 में हो रहा है, दूसरा I2 में हो रहा है और फिर यहाँ आके I हो जा रहा है। लेकिन अगर हम वोल्टेज देखेंगे तो जो वोल्टेज यहाँ पर है वही वोल्टेज इधर भी होगा, क्योंकि वोल्टेज का बंटवारा नहीं हो रहा है, ठीक है। वोल्टेज का बंटवारा यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो इसलिए इस केस में पैरेलल सीरीज में क्या होता है, पैरेलल केस में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिफरेंट रहता है। तो इस बार जब करंट को लिखेंगे I इक्वल टू I1 प्लस I2, तो आपको जो सीरीज का फॉर्मूला मिलेगा, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मिलेगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पर R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका अगर आप जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये लेस रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, तो जो ये R इक्विवेलेंट आएगा ये हो सकता है कि 1 ओम आ जाए, ठीक है। इन दोनों ओम से कमी आएगा, इसलिए लेस रेजिस्टेंस होता है। और घरों में जो उपकरण जुड़े होते हैं, आपके घरों में जो बल्ब का वायरिंग होता है, किसी भी चीज का, पंखे का, बल्ब का, सब एक ही साथ वायरिंग होता है, वो किस क्रम में होता है, पैरेलल समांतर क्रम में होता है।
उसके पीछे रीजन यही है कि जब समांतर क्रम में आप वायरिंग करते हैं, घरों का वायरिंग होता है, तो सभी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चाहे बल्ब हो, आयरन हो, फैन हो, आपका टीवी हो, कुछ भी हो, सबको समान वोल्टेज मिलता है। सबको कितना वोल्टेज मिलेगा? 220 वोल्टेज ही सबको मिलेगा। तो सब अच्छे तरीके से काम करते हैं और जलने वलने का खतरा नहीं रहता है। तो उम्मीद करता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आप ये याद रखोगे, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंस होता है, इसका जस्ट उल्टा पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्या? किरचॉफ लॉ। देखिए किरचॉफ ने दो नियम दिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है आपका? जंक्शन लॉ, जिसे करंट लॉ भी बोलते हैं, जंक्शन लॉ या जिसे करंट लॉ भी बोलते हैं, और लूप लॉ, जिसे वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। जंक्शन लॉ क्या होता है कि किसी एक जंक्शन पे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो करंट का योग होता है वो जीरो होता है। कुछ करंट आएगा, कुछ करंट वहां से जाएगा, कुछ करंट आएगा, कुछ जाएगा। तो क्या होता है, किसी एक जंक्शन पे पर्टिकुलर पे करंट का सम जो होता है जीरो हो जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक जंक्शन है, यहाँ पर I1 करंट आ रहा है, I2 करंट आ रहा है, और इधर से I3 करंट बाहर निकल रहा है, इधर से I4 करंट बाहर निकल रहा है, और इधर से I5। तो क्या हो जाएगा? देखिए आने वालों को जोड़ देते हैं, I1 प्लस I2 इक्वल टू जाने वाले को एक साइड जोड़ देते हैं। जब आप इन दोनों को एक साइड ले जाओगे तो I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस I3 I4 I5 इक्वल टू 0। यानी कि इन जंक्शन पे समेशन ऑफ करंट क्या हो गया? 0 हो गया। ये तो बहुत आसान है, इसको आप लोग लगा भी लोगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन होता है किसमें? वोल्टेज वाले में, यानी लूप लॉ में, जो सेकेंड लॉ है। सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि किसी लूप में, किसी एक लूप में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उस लूप का जो वोल्टेज होता है, उन समेशन ऑफ वोल्टेज वो 0 होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक V1 है वोल्टेज, यहाँ R1 है, यहाँ V2 है, यहाँ R2 है। तो इस लूप में जितना भी वोल्टेज होगा वो क्या होगा? आपका 0 होगा। देखिए जब लूप में करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, कुछ जगह वोल्टेज बढ़ जाता है और कुछ जगह कम होने लगता है। जैसे जहां सेल से सप्लाई होगा वहां वोल्टेज ज्यादा रहेगा, जैसे ही रेजिस्टेंस के पास जाएंगे, रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होगा, वोल्टेज को कम कर देगा। फिर जैसे ही सेल के पास आएगा वोल्टेज बढ़ जाएगा। फिर जैसे आप रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होगा वोल्टेज कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम ही क्या है? फ्लो, करंट ऑफ फ्लो को कम करता है। ठीक है, तो इस तरह से एक जगह बढ़ रहा है, एक जगह घट रहा है, एक जगह बढ़ रहा है, एक जगह घट रहा है। इस केस में क्या होगा? आपका जो वोल्टेज होगा, टोटल वोल्टेज का समेशन वो 0 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम आता है, साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम आता है। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि बैटरी का जो बड़ा वाला डंडा होता है वो प्लस होता है, छोटा वाला डंडा माइनस होता है, और हमेशा करंट फ्लो का डायरेक्शन हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव टू निगेटिव। तो ये देखिए आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो रजिस्टर के लिए क्या लेंगे? रेजिस्टेंस के लिए क्या लेंगे? जहां से करंट घुसा वो पॉजिटिव टर्मिनल, और जहां से करंट बाहर निकला वो निगेटिव टर्मिनल। जैसे रेजिस्टेंस है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो इधर से घुसा पॉजिटिव, इधर से निकला निगेटिव। वैसे ही ये बैटरी 2 है जिसका वोल्टेज V2 है, इसका माइनस ए है, प्लस ए है। इधर आगे आएंगे तो देखिए क्या है, यहाँ से करंट घुस रहा है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल रेजिस्टेंस के लिए, और ये निगेटिव। अब हम लगा देंगे। तो देखिए ये दो जो साइन कन्वेंशन, दो वोल्टेज के लिए लिख रखा हूं और दो करंट रेजिस्टेंस के लिए लिख रखा हूं। इसको आप एक बार ध्यान से समझिए मैं क्या लिख रखा हूं। मैं यहाँ पर ये लिखा हूं कि मान लीजिए वोल्टेज है, और वोल्टेज में हमेशा करंट क्या होता है? प्लस से, प्लस वाले सिरे से फ्लो होता है। लेकिन सर्किट में कहीं ऐसा केस आया कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, जैसे बैटरी का डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में इधर करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन जो एक्चुअल में करंट फ्लो हो रहा है वो इसके अपोजिट फ्लो हो रहा है। तो इस केस में जो वोल्टेज का डायरेक्शन, वोल्टेज का जो साइन लेंगे वो निगेटिव होता है। लेकिन अगर वोल्टेज का साइन ऐसे है, मान लीजिए वोल्टेज तो हमेशा बड़े वाले सिरे से ही निकलेगा करंट, और करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इस केस में क्या होता है आपका? पॉजिटिव। जैसे कि मैंने यहाँ पर V1 को पॉजिटिव ले रखा है। कैसे? देखिए ये पॉजिटिव सिरा है बैटरी का, ये निगेटिव, और करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो I का और ये प्लस का एक ही डायरेक्शन हो गया, इसलिए V1 को प्लस ले रखा है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस में देखिए मैंने क्या लिख रखा है। एक रेजिस्टेंस में करंट इधर से अंदर घुस रहा है, इधर से पॉजिटिव डायरेक्शन से घुस रहा है और इधर से निगेटिव डायरेक्शन से
निकल रहा है, करंट भी क्या है इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। रेजिस्टेंस के लिए देख लीजिए, पॉजिटिव सिरे से घुस रहा है, निगेटिव सिरे से निकल रहा है और करंट भी इसी डायरेक्शन में घुस रहा है, तो रेजिस्टेंस वाला जो विभवांतर आएगा आई आर वो क्या होगा, यहाँ से भी V का वैल्यू क्या होगा आई आर, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव। जैसे यहाँ पर मैंने ले रखा है IR1, या इतना नहीं समझना है तो आप ये याद कर लीजिए कि पॉजिटिव सिरे से करंट घुसता है, निगेटिव से निकलता है, तो अगर निगेटिव से निकल रहा है तो निगेटिव और पॉजिटिव से निकल रहा है तो पॉजिटिव लेंगे। इस केस में नहीं है, आपके सर्किट में आएगा। अब बात कर लेते हैं V2 का। V2 का भी देखिए क्या है, पॉजिटिव सिरे से करंट जा रहा है और करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसलिए V2 का साइन पॉजिटिव लिए हैं। और R2 के लिए देखिए करंट यहाँ से घुसा, यहाँ से निकल गया, निकल कहाँ से रहा है माइनस वाले सिरे से, इसलिए यहाँ पर माइनस IR2। जब इन सबको जीरो करोगे तो आपका वोल्टेज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, समेशन वोल्टेज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ करंट लॉ भी समझ में आ गया होगा, वोल्टेज लॉ भी समझ में आ गया होगा। इसमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस आप एक चीज ये ध्यान रखना, जो वोल्टेज लॉ है उसको एक बार समझ लेना। एक बार मैं फिर से ऐसे ही साइन कन्वेंशन छोड़ो, ये सब का याद करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद कर लो प्लस बैटरी के प्लस वाले सिरे से अगर उसी डायरेक्शन प्लस वाले डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज को पॉजिटिव लोगे, अपोजिट डायरेक्शन आ गया तो निगेटिव। रेजिस्टेंस में अगर प्लस सिरे से करंट घुस रहा है और माइनस सिरे से करंट निकल रहा है तो आप क्या लेंगे, क्या लेंगे आप रेजिस्टेंस को माइनस लेंगे, जैसे माइनस IR1। एक्चुअली ये यहाँ पर क्या हो जाएगा IR1 वोल्टेज ही हो जाएगा, वोल्टेज का समेशन है, तो V1 माइनस IR1। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये प्लस सिरा है और ये माइनस सिरा और करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो IR1 क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस सिरे से करंट निकल रहा है। लेकिन ये मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, करंट आपका इधर आ रहा है, ये प्लस सिरा हो गया, ये माइनस, लेकिन करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो किस सिरे से निकल रहा है प्लस से, तो आप प्लस डायरेक्शन लेंगे, सॉरी प्लस साइन लेंगे। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी में शक्ति और ऊर्जा की बात कर लेते हैं। जैसे हम पढ़े थे किसमें, कार्य ऊर्जा और शक्ति में पढ़े थे, सेम टू सेम वैसे यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो पावर इक्वल टू होता है वर्क डन, ठीक है, रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर, शक्ति कहते हैं उसे, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर भी हो जाएगा, P इक्वल टू W/T। अब W बराबर क्या होगा, तो यहाँ से देखिए W बराबर वर्क डन क्या होता है, V इंटू के Q। V आपका वोल्टेज है, Q आवेश है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, VQ डिवाइडेड बाई T, VQ डिवाइडेड बाई T लिख सकते हो, या फिर इसे पावर इक्वल टू VI भी लिख सकते हो, क्योंकि Q/T क्या होता है आपका करंट होता है। यहां से देख लीजिए Q/T क्या होता है आपका करंट होता है, तो पावर का फार्मूला W/T भी होगा, VQ डिवाइडेड बाई T होगा, या VI भी होगा। अगर आप V की जगह क्या रख दोगे IR, ओम्स लॉ से V की जगह IR रख दोगे तो ये I²R हो जाएगा, ये भी पावर का फार्मूला होता है। और I की जगह अगर आप V/R रख दोगे, I की जगह आप क्या रख सकते हो, V इक्वल टू IR होता है, तो I की जगह रख दोगे क्या हो जाएगा V² डिवाइडेड बाई R², तो I² की जगह V² डिवाइडेड बाई R² रख दोगे तो ऊपर V² आ जाएगा और एक R से एक R कट जाएगा तो V²/R आ जाएगा। तो यहाँ भी पावर शक्ति के 4 फार्मूले हैं, आपको याद रहना चाहिए, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। और एनर्जी क्या होता है, तो कार्य करने की क्षमता, तो एनर्जी क्या हो जाएगा आपका पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम, सिर्फ यहाँ से जो आप पावर निकालिए उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एनर्जी आ जाएगा। ये तो हो गया। एग्जाम में आपसे ये पूछता है जो घरों में बिजली खपत होता है वो किस में होता है, यूनिट में। जैसे आप लाइट बिल भरने जाते हैं या आपका लाइट बिल आता है तो क्या बोलता है कि 5 यूनिट आपने खर्च किया है, 10 यूनिट खर्च किया, जैसा कि सरकारी फ्री में बांटते हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगा, 300 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगा। तो वो एक्चुअली होता क्या है, यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये एग्जाम में बहुत पूछता है। तो देखिए यूनिट को हमेशा किस में शो करते हैं, किलोवाट आवर में, ठीक है, किलोवाट आवर में। किलोवाट आवर इक्वल टू होता क्या है, वाट, कितने वाट का आप बल्ब जला रहे हैं, कितने घंटे तक जला रहे हैं, उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा 1 यूनिट। जैसे मैं यहाँ पर बोलूं कि मैंने 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक जलाया, मैं क्या बोला 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक जला,
तो कितना यूनिट बिजली चला जाएगा? आपका 1 यूनिट बिजली चला जाएगा, क्योंकि 100 यहाँ लिखोगे, 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 घंटा डिवाइडेड बाई 1000, 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा, आपका 1 यूनिट बिजली आ जाएगा। कभी कभी आपको वाट में न देके वोल्ट और एम्पियर में देता है, जैसे 5 वोल्ट का बल्ब है, उसका एम्पियर इतना है, करंट रेटिंग इतना एम्पियर है, इतने घंटे तक जला, कितना शक्ति खर्च होगा, कितना यूनिट बल्ब जाएगा। तो इसको आप वाट इंटू घंटे को आप वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटे डिवाइडेड बाई 100 भी कर सकते हो। तो ये सब तो इतना यहाँ तक हो गया इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड फार्मूला, जो कि आपको मालूम होना चाहिए। खास करके करंट बराबर क्या होता है? क्यू बाइट के टी, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं आप? करंट। और यहाँ विभव इक्वल टू वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, और वी इक्वल टू आई आर, और रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए, और यहाँ से पावर इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, वी क्यू डिवाइडेड बाई टी, वी आई आई स्क्वायर बटे आर, और वी स्क्वायर बटे आर। वैसे एनर्जी का और यूनिट का ये सब फार्मूले याद रहेंगे। बाकी रेजिस्टेंस आप सीरीज में जानते हैं, R1 प्लस R2, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 डिवाइडेड बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, और किरचॉफ लॉ, ठीक है। अगर इतना याद है तो इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। चलिए, कल वाला जो मैंने क्लास लिया था, पिछला क्लास, उसमें 2-3 फार्मूले मैंने छोड़ रखे थे क्योंकि जगह नहीं बचा था, उसको बता देते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन कभी कभी उससे पूछता है आवर्तकाल आवृत्ति क्या होता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आवर्तकाल जो होता है उसे टी से डिनोट करते हैं, और टी इक्वल टू होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, ठीक है। और वैसे ही आवृत्ति क्या होता है? आवर्तकाल का उल्टा 1 डिवाइडेड बाई टी, इसे हर्ट्ज, इसका यूनिट हर्ट्ज होता है। आवर्तकाल क्या होता है? उसका एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे ही आवर्तकाल कहते हैं। और जैसे मान लीजिए कि कोई लोलक है, लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? लोलक जानते हैं, पेंडुलम जिसे बोलते हैं हिंदी में। उसको अपने माध्य स्थिति से ऐसे हटा के विस्थापित करके छोड़ दीजिए, तो ऐसे ऐसे अपना करता रहता है बेचारा। तो लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? टी इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एल बाई जी। तो यहाँ से आप देखेंगे लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल होता है। तो इस पे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लंबाई को बढ़ा दिए घटा दिए तो इसके मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे ही आप एक फार्मूला यहाँ याद कर लीजिए कि वेव वेलोसिटी क्या होता है? वेव वेलोसिटी होता है v इक्वल टू के न्यू लेमडा। v इक्वल टू क्या होता है? न्यू लेमडा। इससे भी क्वेश्चन पूछता है, जहां v क्या है? वेलोसिटी ऑफ v है वेलोसिटी, और न्यू क्या है? आवृत्ति, और लेमडा क्या आपका तरंग दैर्घ्य। उसमें दिया रहेगा कितना वेव का वेलोसिटी है, कितना आवृत्ति है, तो लेमडा क्या होगा, या इन तीनों में से 2 देके एक आपसे पूछ लेगा। ऐसा आपने देखा होगा, डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद एक फार्मूला ये होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में क्या, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण g और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g में क्या रिलेशन होता है? तो स्मॉल g क्या होता है? जी एम बटे के आर स्क्वायर, जहां g क्या है? पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण, कैपिटल G क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान कहीं नहीं बदलता है, चाहे आप पृथ्वी पर ले जाइए, चंद्रमा पे ले जाइए, या मंगल ग्रह पे ले जाइए, इसका मान कहीं भी नहीं बदलता है। लेकिन इस जी का मान ऊंचाई पर जाने पर, नीचे जमीन के अंदर जाने पर, ध्रुवों पर जाने पर, इक्वेटर पे जाने पर हर जगह बदलता रहता है। तो देखिए, अगर हम यहाँ भी m से मल्टीप्लाई, मान लीजिए m किसी चीज का द्रव्यमान है, तो इस यहाँ भी m से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी m से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये mg क्या हो गया? तो mg भार हो गया किसी चीज का। जैसे आपका भार कितना है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, w इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब देखिए, अगर आप पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर जा रहे हो तो उस समय g के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो मान लीजिए h ऊंचाई पर जो गुरुत्वीय त्वरण हो गया वो g डैश हो गया, तो किसके बराबर ये होगा? g ब्रैकेट में 1 माइनस 2h बटे के r, जहां पर h क्या है? कितनी हाइट पर आप गए हैं। वैसे ही पृथ्वी से d गहराई नीचे जाने पर g डैश का मान क्या होता है? g ब्रैकेट में 1 माइनस d बटे के r। और दोनों का क्या मान हो रहा है? चाहे आप h ऊंचाई पर जाइए, चाहे d गहराई में जाइए, दोनों जगह g का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। लेकिन अगर आप ऊंचाई पे जा रहे हो तो g का मान ज्यादा कम होता है इन कंपैरिजन टू गहराई में जाने पर। जैसे मान लीजिए
कि आप पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर गए, सॉरी 100 किलोमीटर तो ज्यादा बोल दिए, मान लिया पृथ्वी से आप 2 किलोमीटर ऊपर गए और पृथ्वी के अंदर भी 2 किलोमीटर गए, तो क्या होगा इस केस में? ऊपर जाने पे जी के मान में बहुत ज्यादा कमी आ जाएगा, लेकिन अंदर जाएंगे पृथ्वी के तो उतना जी के मान में परिवर्तन नहीं आएगा। वही यहाँ पर मैं आपको बताया। तो इतना ही है इसमें, बाकी इससे बाहर तो कुछ भी नहीं पूछेगा। आपका 90 to 95 100% क्वेश्चन इन्हीं सब फार्मूले पर आ जाएगा। बाकी आपको जो भी कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का अभी मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया है। नेक्स्ट क्लास में मैं इलेक्ट्रिसिटी का और इसके साथ ही साथ 2-4 और मिक्स क्वेश्चन करवा देंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।